आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम महात्मा गांधी के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनमें उनका परिचय जानेंगे, फिर साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या काम किया था, फिर भारत में क्या क्या काम किया, उसके बाद उन्हें उपाधियाँ कौन कौन सी मिली, फिर कौन कौन सी उपलब्धियाँ मिली और क्या लास्ट में परिणाम निकला, ये सब हम जानने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मेरे साथ बोलिए, आपको भी याद हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती बनाते हैं। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। मोहन हटा दे तो सिर्फ करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई। माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। 2 अक्टूबर 1869, करमचंद गांधी, पुतलीबाई, कस्तूरबा गांधी। इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो राजकोट के दीवान थे और वहीं पे काम करते थे। एक अच्छे मध्यम वर्ग से बिलोंग करते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद इनका जन्म मात्र 14 वर्ष की आयु में हुआ था। 1893 में मात्र ये 14 साल के थे। उस समय बाल विवाह प्रचलित थी। इनका विवाह हो गया कस्तूरबा गांधी से। उसके बाद इनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया लंदन। लंदन में ये गए, लॉ की पढ़ाई करके बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके भारत में आए। भारत आए 1883 में हुआ था, सॉरी 1883 में इनका विवाह हुआ था। भारत आए तो भारत में वकील बन चुके थे। अब इनका काम क्या था? वकालत करना। तो गुजरात का ही एक व्यापारी था, नाम था अब्दुल्ला। साउथ अफ्रीका में बिजनेस करता था, व्यापार करता था। उसका कुछ मुठभेड़ हो गया था अंग्रेजों से, तो उसके केस लड़ने के लिए चल गए। 1893 में कहाँ चल गए? साउथ अफ्रीका। उसके बाद इनका कार्यकाल यहाँ से खत्म होकर यहाँ आता। उसके बाद ये कहाँ आ गए? साउथ अफ्रीका में आ गए। साउथ अफ्रीका में 1893 में आए गुजरात का व्यापारी अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। यहाँ पे उस समय यहाँ साउथ अफ्रीका के लोग अधिकतर काले ही होते। वहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ के लोग काले ही होते। और अंग्रेज चल गए थे शासन करने। अंग्रेज रंग में गोरे और सामने मिल गया काले लोग। आपस में झड़प हो गया। झड़प किसमें था? जो ऊंचा रंग का था उसने नीचे वाले को दबा दिया। ना ठीक से चलने का अधिकार था, न बोलने का, न इनको कोई अच्छा काम दिया जाता था। उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। इनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। महात्मा गांधी भी भारत के रहने वाले थे और भारत का भी रंग कोई उतना गोरा नहीं था। रंग में ये सब अंग्रेज से दबे दबे रहते थे, तो इन्हें भी बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ा। जैसे एक बार ये ट्रेन में गए थे, ट्रेन की फर्स्ट क्लास में गए थे, तो इनके पास पैसे थे तो गए, तो इनको डिब्बे से उतार के फेंक दिया गया। कहा गया कि भारतीय और कुत्ते इस ट्रेन में अलाउड नहीं है। इतना बेइज्जती किया गया था। तो महात्मा गांधी यही सबसे सीख लिए और उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए निकल गए उस वहीं से। उसके बाद वहाँ पे क्या था? जितने भी भारतीय रहते थे जो अपनी नागरिकता त्याग चुके थे और साउथ अफ्रीका की नागरिकता ले चुके थे, उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया कि तुम यहाँ के निवासी तो हो नहीं। लेकिन अब तो वो वहाँ जाके रह चुके हैं। साथ में भारतीयों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। जैसे किसी क्रिमिनल का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है ना, वैसे भारतीयों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाने लगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से शादी करते, चाहे मुस्लिम धर्म के हिसाब से शादी करते हैं, तो आपकी शादी की वैधता को समाप्त कर दिया गया। बोला अगर ईसाई धर्म के हिसाब से शादी नहीं किया तो आपकी शादी को हम लोग नहीं मानेंगे। तो इतना भेदभाव किया गया। अपना धर्म का प्रचार करते थे, दूसरे लोगों को निम्न समझते थे, खाली अपने को देखते थे, दूसरे को देखना नहीं। महात्मा गांधी यहाँ पे आवाज उठा और यहीं पे एक फिनिक्स फॉर्म बना दिए। अब ये आंदोलन करते थे, आंदोलन की कोई तो जगह होना चाहिए, तो आंदोलन का जगह फिनिक्स नामक जगह पे फिनिक्स फॉर्म बनाया। 1894 में बनाया। इसके अलावा इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म भी बनाया, बहुत सारे फॉर्म बनाए। तो साउथ अफ्रीका में इतना काम किया और वहाँ पे रह रहे भारतीय लोगों के लिए लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ और सफलता भी प्राप्त की। और वहाँ पे पहला सत्याग्रह किया, सत्य के लिए आग्रह किया। आपकी बात को हम अस्वीकार करते हैं। आपने जो भी कहा कि शादी करने के लिए ईसाई रीति रिवाज चाहिए, हम नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे। तो उस समय वहाँ के अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा इनके आगे। तो ये साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी की जीत हो रही थी। तो इतनी बड़ी उपलब्धि देखते हुए भारत के भी कुछ लोग थे जो ज़्यादा पढ़ लिख चुके थे, उनके पास धन संपत्ति भी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने सुना और उन्हें वहाँ से यहाँ बुलाया, भारत में बुलाया, क्योंकि वो मूलतः भारत के ही निवासी थे। और जब वो देखा कि साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के लिए इतना लड़ रहे, तो भारत में रह के भारतीयों के लिए लड़े, तो भारत से उन्हें बुलाया गया। अब साउथ अफ्रीका से उन्हें कहाँ बुलाया गया? भारत में।
अब भारत तो आ गए, लेकिन भारत के बारे में उन्हें उतना कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो शुरू से गुजरात में रहे। उसके बाद वो लंदन चल गए पढ़ाई करने के लिए। लेकिन भारत में अंग्रेज किस तरह भारतीयों पे जुल्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, कैसे उनका शोषण कर रहे हैं, भारतीय किस स्तर पे काम कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा दिए गए काम से संतुष्ट है, क्या वो जो पैसा दे रहे हैं उनसे संतुष्ट है, वो जो जो नियम लागू कर रहे हैं उनसे वो संतुष्ट है। ये सब जानने के लिए उन्हें सबसे पहले जरूरत है कि भारतीयों के बारे में जाने और भारत में कैसी अंग्रेजों ने व्यवस्था बनी वो सब जाने। तो उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये गुरु उनको पढ़ाने वाले गुरु नहीं थे, बल्कि राजनीति में प्रवेश से पहले उनको जो ज्ञान दिए थे राजनीतिक गुरु थे। उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने उनको आइडिया दिया कि सबसे पहले तुम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाके घूमो और उसके बारे में अंदाजा लगाओ, पता लगाइए कि कैसी स्थिति है, क्या क्या समस्या है, उसके बाद उस समस्याओं का हल कर पाइएगा ना। तो उनको भारत भ्रमण का परामर्श दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अभी जैसे भारत यात्रा हुई ना, वैसे ही ये महात्मा गांधी पहले भारत यात्रा कर चुके थे। तो भारत यात्रा करे, अलग अलग क्षेत्रों में गए, अलग अलग क्षेत्रों की समस्याओं को देखा और 3 आंदोलन करने का मौका मिल गया, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। जैसे ही चंपारण गए, चंपारण के लोगों की समस्या थी कि अंग्रेजों ने उनसे जबरदस्ती अगर 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा जमीन पर जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करने पे वो जमीन बंजर हो जाती थी, सालों तक उस पर कोई दूसरी फसल उपजाया नहीं जाता था, बदले में पैसा भी कम मिलता था, जमीन भी चली गई, पैसा ठीक से मेहनताना भी नहीं मिलता था। तो चंपारण में यही समस्या थी कि अंग्रेज क्या करवाते थे, नील की खेती जबरदस्ती किसानों से करवाते थे, पैसा भी नहीं देते थे, जबरन काम करवाते थे, समय भी ज़्यादा लगता था। उसके बाद क्या हुआ, नील का उपयोग क्या होता है कपड़ों को रंगने के लिए। उस समय जर्मनी ने आर्टिफिशियल सिंथेटिक नील खोज दिया था कि अब वो रसायन का प्रयोग करके हम नील बना लेंगे, खेती करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अब तो नील की खेती बंद करनी चाहिए थी ना, फिर भी अंग्रेज लोग इतने दुष्ट थे, माने नहीं, बोलते थे ठीक है नील की खेती कम करवा देंगे, बदले में ज़्यादा टैक्स दो। तो किसानों की स्थिति तो दोनों तरफ से खराब हो गई, करेंगे तो भी खराब और टैक्स देंगे तो भी खराब। तो उस समय यहाँ चंपारण के बड़े नेता थे, नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में जाना और उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया कि आप चंपारण भी आइए, यहाँ का भी भ्रमण करिए, यहाँ के लोगों की समस्या भी देखिए। तो यहाँ पे आए, लोगों ने इन्हें अपनी समस्या बताई। समस्या बताने के बाद इन्होंने सत्याग्रह किया, लोगों की भीड़ के साथ बैठ गए जमीन पे, बोले कि हम आग्रह करते हैं, आपकी बात को हम नहीं मानेंगे, हम जमीन पे नील नहीं उगाएंगे। लास्ट में अंग्रेजों को पीछे मुड़ना पड़ा और उस समय वहाँ के चंपारण के निवासियों ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। क्या दी? महात्मा की उपाधि। दूसरा ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। 1918 में खेड़ा गए, गुजरात में जगह है खेड़ा। अब यहाँ पे क्या समस्या थी खेड़ा में? तो खेड़ा में क्या था कि फसल बर्बाद हो गई थी, प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा पानी आ गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, और सबसे फसल बर्बाद हो गई थी। तो फसल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तब तो टैक्स देंगे। फसल ही नहीं है बेचने के लिए, उनके पास आमदनी का कोई सोर्स ही नहीं है, तो टैक्स कैसे देंगे? और टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगा दिया। अब किसान करे तो क्या करे, मरने की स्थिति आ गई थी। तो उस समय गांधी जी वहाँ पे आए, वहाँ पे भूख हड़ताल किया। क्या किया? भूख हड़ताल की, हम नहीं दे पाएंगे, मेरी हालत गंभीर है, हम आपको नहीं दे सकते। लास्ट में अंग्रेजों को हारना पड़ा। ये भारत में उनकी दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। अब तीसरा, वो अहमदाबाद गए, यहाँ के मिल मजदूर थे। तो उस समय भारत में प्लेग की बीमारी फैल रही थी, लोग काम धाम छोड़ के अपने घर जा रहे थे क्योंकि अपनी जान तो बचानी है। लेकिन उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार का भी टाइम था। सेकेंड वर्ल्ड वार याद करिए, 1914 से 1980 तक चला था, 5 साल के लिए। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार का भी टाइम था। तो भारतीय अगर बिजनेस बंद करके घर चल जाएंगे, काम नहीं करेंगे मजदूर, तो अंग्रेज अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे? उनको भी तो ज़रूरत है उस समय खाने का, कपड़ा का, क्योंकि वहाँ पे तो युद्ध कर रहा था, वहाँ पे तो कुछ कर नहीं पाएगा, सब युद्ध में लगा है। तो अगर भारतीय से भी काम नहीं करवाएंगे तो लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, बेचेंगे क्या और कमाएंगे क्या? तो भारतीयों को जबरदस्ती मजदूरी करवाया जाता था। तो उस समय बोला कि आप काम करिए, आपको हम 75% बोनस देंगे, आपकी सैलरी का 75% बोनस और देंगे। लेकिन धीरे धीरे प्लेग युद्ध खत्म हो गया,
प्लेग की समस्या कम हो गई, बोल रहे थे कि बोनस को कम कर देंगे। लेकिन भारतीय जो अहमदाबाद मिल मजदूर में काम करते थे वर्कर्स, वो इस चीज़ के लिए माने नहीं, बोले कि महंगाई तो अभी भी है हमारे लिए, अब कम कर देंगे, चलिए कम भी करना है तो 75% कर दीजिए। वो बोले थे नहीं हम 20% देंगे। इसके लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया। फिर से महात्मा गांधी ने इन लोगों का साथ दिया और इस आंदोलन में भी उनकी प्रखर जीत हो गई। 3 बड़े बड़े आंदोलन वो जीत चुके थे। अब उसके बाद उनको उपाधि दिया गया, तो उपाधि तो पढ़ चुके, महात्मा की उपाधि वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में वहाँ के लोगों ने दी, लेकिन इसको औपचारिक रूप से उपाधि टैगोर ने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। इन्होंने अपने लेख में लिख के दिया है कि इन्होंने इनको महात्मा कहा कहने के लिए। ये लोग तो बस मुंह से बोल दिए, लेकिन लिखा हुआ का ज्यादा वैल्यू है ना। तो महात्मा ओरिजिनल रूप से इनको कहा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनको उपलब्धि क्या थी? तो एक छोटा सा आदमी जो गुजरात में रहा, बाहर इंग्लैंड में गया पढ़ने के लिए, लॉ की पढ़ाई करके आया, साउथ अफ्रीका में गया, वहाँ पे रह रहे भारतीयों के लिए लड़ा, आवाज़ उठाई, लोगों को एकजुट किया। फिर भारत आया, भारत में किसानों को अपने साथ जोड़ा, मजदूरों को अपने साथ जोड़ा, छोटे छोटे लोगों को, महिलाओं को अपने आंदोलन में जोड़ा। धीरे धीरे सबको जोड़ के एक क्षेत्रीय लेवल का आंदोलन, छोटे स्तर का आंदोलन को बड़े स्तर का राष्ट्रीय लेवल पे बनाने लगा। धीरे धीरे भारतीय राजनीति में एंटर करने लगे, भारतीयों की तकलीफों को समझने लगे और धीरे धीरे समझ गए कि भारतीयों की जितनी तकलीफें हैं उनका एक ही कारण है, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो ये कठोर कानून लागू किया जा रहा है वहीं। तो अब धीरे धीरे ये उनसे लड़ने के लिए लोगों की भीड़ जमा कर रहे, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ चुके इन आंदोलनों के जरिए, क्योंकि इन आंदोलन में 1-2 लोग नहीं खड़े होते, लाखों के लोग में। इसी खेड़ा आंदोलन में अहमदाबाद मिल मजदूर लाखों लोग जुड़ गए, उस समय के लोग। अभी आंदोलन होता है लाख लोग नहीं जुड़ पाते, उस समय का बात बता रहे, लाखों लोग जुड़ गए। सोचिए महात्मा गांधी उस समय क्या थे। महात्मा गांधी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनको कोई जरूरत नहीं था इन छोटे मोटे आंदोलनों में पढ़ने का, लेकिन अपने आप को पैसों से आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद भी मोह माया से दूर हटके वो लोगों से जमीनी स्तर पे जुड़े, अपनी नाम अपने लेवल पे बनाए, ना कि अपने घर वालों के लेवल पे। और इसका परिणाम ये बना कि धीरे धीरे लोगों को एक आनंद हुआ, लोगों को एक प्रेरणा मिली कि अब हमारा कोई नेता बन सकता है, योग्य नेता मिल गया है हमें महात्मा गांधी के रूप में, जो अंग्रेजों से हमको बचाएगा। अगर कोई आंदोलन होगा तो इन्हीं के नेतृत्व में सफल हो पाएगा। धीरे धीरे अंग्रेजों से डर लोगों का खत्म हो गया, लोग समझने लगे कि हमारे पास अगर योग्य नेतृत्व है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और लोगों को 3 तरह के उपकरण मिले, सत्याग्रह करने का कि हम सत्य के लिए आग्रह करते हैं, भूख हड़ताल करने का कि अगर नहीं मेरा बात मानेंगे, अगर सही बात हम भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद असहयोग मतलब हम आपकी बात का कोई सहयोग नहीं करेंगे। ये सब जैसे उपकरण लोगों को मिले और महात्मा गांधी ने धीरे धीरे आज़ादी की एक पृष्ठभूमि तैयार की कि कैसे आज़ादी की लड़ाई को एक छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक ले जाए। उस समय लोगों का मेन उद्देश्य आज़ादी नहीं था, बल्कि अपने छोटे छोटे लेवल्स में स्तर पे छोटी छोटी चीज़ों की मांग को लेकर था। लेकिन धीरे धीरे यही छोटी छोटी मांग कब एक राष्ट्र के रूप में बन गए और लोग अब धीरे धीरे अंग्रेजों के कानून से मुक्ति नहीं चाहते थे, पूरे अंग्रेजों से ही मुक्ति चाहते थे। तो धीरे धीरे ये भूमिका बनने लगी, महात्मा गांधी का इतना बड़ा रोल था। ऐसे ही महात्मा गांधी के नोट पे फोटो नहीं है, नोट पे फोटो रहने के लिए ऐसा काम उन्होंने किया था। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।